तो सबसे पहले आज जो चीजें हम करेंगे उसके अंदर सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ये जो हमारा जो पूरा यूज कर रहे हैं इसके अंदर हम कोई भी किसी किस्म के इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। ठीक है। और उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिकेटर जो होते हैं वो पास्ट में जो एक्शन हो चुके हैं उसकी कैलकुलेशन होती है और वो लैगिंग होते हैं। तो हर इंडिकेटर की कैलकुलेशन अलग होती है। जब कैलकुलेशन उसकी अलग अलग होगी तो उसकी फोरकास्ट और उसकी प्रेडिक्शन भी अलग अलग होगी, या उसकी जो भी सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो भी अलग अलग होगी। हम जो है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम इंडिकेटर यूज करेंगे तो एक आध ऑसिलेटर यूज करेंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस देखने के लिए यूज किया करेंगे। बाकी इसके अलावा आप लोग देखेंगे मेरे चार्ट पे आपको कोई इंडिकेटर नजर नहीं आएंगे। मेरे चार्ट के ऊपर आपको जो है कि लाइंस नजर आएंगी, मेरे चार्ट के ऊपर आपको बॉक्सेस बने हुए नजर आएंगे, मेरे चार्ट के ऊपर आपको सप्लाई एंड डिमांड के जोन नजर आएंगे, मेरे चार्ट के ऊपर आपको सेमाफोर्स नजर आएंगे जो कि मार्केट के जिगजैग या जो स्विंग हाई स्विंग लोस को बताते हैं, जो कि एक जो है कि प्राइस एक्शन के इंडिकेटर है, वो कोई लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। तो ये बेसिकली मैं जो जिन चीजों पे मैं यकीन रखता हूँ, जिन चीजों के हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें इंडिकेटर का कोई काम नहीं। मैं स्कैनर यूज करता हूँ, और स्कैनर में इस वजह से मैं यूज करता हूँ कि स्कैनर मुझे बताते हैं कि मुख्तलिफ मार्केट की जो सिंबल्स हैं उनमें किस वक्त क्या हो रहा है। जब वो मेरे सप्लाई जोन में आते हैं या आगे पीछे होते हैं तो मुझे उसकी इंडिकेशन दे देते हैं। तो इस वजह से मैं स्कैनर यूज करता हूँ। ठीक है। वो जब हम आएंगे बाद में तो वो बताऊंगा कि ये क्या उसके अंदर किस तरीके से हम यूज कर सकते, यूं कर क्यों क्या करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आखिर में यहाँ पे बिल्कुल नीचे लिखी है कि अगर आपको ये नहीं पता कि गलत क्या कर रहे हैं आप, तो आप कभी भी नहीं पता चला सकते कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। बहुत मर्तबा जो है कि जो हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो हमें इस बात पे जो है कि फोर्स करती है कि अगर हम कोई चीज गलत भी होते हैं तो हम जो है कि होप्स होती है कि उम्मीद हमें होती है, फिर हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, हम नमाजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, सारी चीजें। ट्रेडिंग के अंदर इनमें से किसी किस्म का कोई काम नहीं है। जी जी सर, मैं टेक्नोलॉजी में यूज करूंगा, मैं जैसे जैसे हम आएंगे आगे यूज। तो ट्रेडिंग के अंदर जो है कि आपको लॉजिक्स चाहिए, ट्रेडिंग के अंदर आपको जो है कि इंस्टीट्यूशंस की मूवमेंट्स चाहिए, ट्रेडिंग्स के अंदर दुआएं भी काम नहीं आती, ट्रेडिंग्स के अंदर आपकी जो है कि कोई भी उम्मीदें काम में नहीं आती। जैसे फर्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने जो है कि गोल्ड आज एक गलत दाम के ऊपर उन्होंने खरीद ली। ठीक है। अब जैसे ही इन्होंने गोल्ड खरीदा गलत दाम के ऊपर या गलत गलत जगह के ऊपर, फॉरेन मार्केट अपोजिट जाने शुरू हो गए। वो हम जो है कि मसल्ले के ऊपर बैठ गए कि यार एक बार ये ठीक हो जाए, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँ। तो आपको पहले चीजें सीखनी पड़ेंगी, सीखने के बाद उसकी एप्लीकेशन करनी पड़ेंगी, और उस एप्लीकेशन के अंदर प्योरली आपकी लॉजिक्स होगी, आपके इमोशन का उसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सिस्टम जितना ज्यादा मैकेनिकल होगा उतने ही ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। और एक बात याद रखिएगा कि ट्रेडिंग जो है कि वो प्रोबेबिलिटीज का गेम है। ट्रेडिंग के अंदर जो है कि कोई भी चीज जो है कि हॉली ग्रिल नहीं है, कोई भी चीज 100% नहीं होती। और जिस दिन वो 100% किसी किसी के पास अगर होगी भी तो फिर वो दुनिया में किसी को नहीं बताएगा। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। आपको ट्रेडिंग को उसी हवाले से उसी तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हम सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बात करेंगे, मार्केट के अंदर हम किस तरीके से उन लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और इसी की बेस के ऊपर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो है कि आइडेंटिफाई करेंगे। हमें ये देखना है कि इंस्टीट्यूशंस वगैरह क्या कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हम अपनी जो है कि जोन्स बना के चलेंगे। जो सिस्टम आप जो लर्न करेंगे सप्लाई एंड डिमांड का, उसके अंदर अगर आपने 100 सप्लाई एंड डिमांड के जोन मार्क किए तो ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि उसमें से 50% आपके जोन जो है कि कभी हिट नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन इशू यहाँ पे ये नहीं है कि आपका जोन हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। इशू ये है कि जो जोन आपके जो हिट हुए हैं उनमें से कितने परसेंट आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं और कितने परसेंट आपके जो है कि गलत हो रहे हैं। अगर 50% यानी कि 100 जोन आपने मार्क किए, 50 जोन तो आप साइड पे निकाल दें जो कि हिट ही नहीं हुए, तो वो तो एक तरफ रह गए। अब जो 50 जोन आपके जो हिट हुए हैं उसके अंदर आपका जो है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर होगा, मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली होगी। और अगर उस 50 जोन में से अगर आपके 25 जोन भी अगर आपके जो है कि फेल होते हैं, तब भी आप जो है कि ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है कि वो बहुत अच्छा है। जब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की तरफ आएंगे तो उस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है कि मैं इतनी ही बात इसके हवाले से करना चाहता हूँ।
अब जो हमारा जो मेथड जो मैंने अभी बताया कि हम सिस्टमैटिक मेथड को लेकर चलेंगे। हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम पास्ट में देखेंगे, हिस्ट्री में देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज हमें चार्ट के ऊपर कहाँ पे नजर आ रही है। एक बार जब हमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी चार्ट के ऊपर नजर आ जाएंगी, उस एरिया को, उस एक्टिविटी को हम मार्क करेंगे और उसके बाद फिर हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि इंस्टीट्यूशन उस एक्टिविटी को रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। हम लोग जो है कि कंजेस्टेड एरिया जो है ट्रेडिंग का, हम उसको अवॉइड करेंगे। अभी मैं बताता हूँ कंजेस्टेड एरिया से मेरी मुराद क्या है। कंजेस्टेड एरिया हम क्यों अवॉइड करेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका सबसे पहला काम ये होता है कि किसी भी एक डायरेक्शन में जाने के लिए वो पहले अपना रास्ता साफ करते हैं ताकि उनको रास्ते में कोई मज़ाहमत ना आए और वो आसानी से जो है कि अपने प्रॉफिट टारगेट की तरफ को जो है कि वो अचीव कर ले। अगर बीच में इनको किसी ऐसे इलाके से जाना पड़ा, जैसे फर्ज करें कि माल रोड से गुजरना पड़ा और माल रोड के ऊपर ट्रैफिक है, तो उनका टारगेट रह जाएगा, तो वो अपना टाइम जाया नहीं करेंगे, वो अपने लिए जो है कि पहले रास्ता साफ करेंगे। तो ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर वो एरिया जो कि कंजेस्टेड है, हमने भी उसी एरिया को जो है कि अवॉइड करना है। एक बार जब आप पास्ट को एनालाइज कर लेंगे तो फिर आपने ये देखना है कि मार्केट की जो करंट प्राइस है वो आपके जो जोन्स जो आपने मार्क किए वहां पे अप्रोच कैसे कर रहे हैं, बिहेवियर जो है कि मार्केट का क्या चल रहा है उन इंस्टीट्यूशन लेवल्स की तरफ। ठीक है। फिर दूसरी चीज जो हम उसी सिस्टमेटिक मेथड के अंदर हम मार्क करेंगे कि मार्केट ने जो है कि इंस्टीट्यूशन लेवल से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिपार्चर के बाद वो कितने दूर तक गए हैं। क्योंकि अगर उन्होंने वापस अगर आना है उस लेवल के ऊपर, तो ये जो डिस्टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना कि मानी रखता है। अगर वो बहुत ही ज्यादा आगे चले गए हैं जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर खामोखा में जो है कि उसको चेस करने की हमें जरूरत नहीं है। और फिर हमें ये भी देखना है कि जब उन्होंने डिपार्चर किया था और जब वो दोबारा अप्रोच करना शुरू कर रहे, तो जोन के अंदर कंजेस्टेड एरियाज कौन से आ रहे हैं, ये भी फिर हमें मार्क करना है। क्योंकि जब हम अपना सफर शुरू करेंगे तो हमने उन इलाकों को अवॉइड करना है। जब एक बार आप ये अप्रोच और आपकी जो एनालिसिस पास्ट का अगर आपका हो जाता है, तो फिर आपने देखना है कि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपने लर्न की है उनमें से कौन सी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे अप्लाई होगी, पहले आपने वो मार्क करना है। फिर आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मार्क करना है। फिर आपने देखना है कि एंट्री स्टॉप लॉस अगर और रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपके जो स्ट्रेटेजी के मुताबिक है, तो फिर आपने एंट्री स्टॉप लॉस और एग्जिट वगैरह के पहले से चीजें मार्क करके रखनी है। इसे हम कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद अब आपके पास ये है कि या तो आप पेंडिंग ऑर्डर डाल दें या फिर आप जो है कि लाइव मार्केट को वॉच करें और जैसे ही मार्केट उस रेंज के अंदर आए आप वहां से एंट्री कर लें। तो आप यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी जो आपकी मेथड या जो आपकी अप्रोच है ट्रेडिंग के अंदर, उसके अंदर जो है कि स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। और आपको जब आप ये चीजें करने बैठेंगे तो अभी आपको शायद ये बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी एक हैबिट बन जाएगी। मैं अभी जब किसी भी चार्ट को देखता हूँ, मेरी पहली हैबिट होती है कि मैं ऊपर चार्ट की जो है कि लेफ्ट के ऊपर ऊपर और नीचे देखता हूँ, और सबसे पहली चीज जो मैं मार्क करता हूँ कि मुझे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज कहाँ पे नजर आ रही है और कंजेस्टेड एरिया क्या है। ये दो चीजें मैं मार्क करने के बाद फिर मैं बाकी सोचता हूँ कि अच्छा अब मुझे क्या करना है। ठीक है। तो ये आप इन चीजों को आप भूल जाइए कि मूविंग एवरेज क्या कह रहा है या फिर जो है कि दूसरा ऑसिलेटर क्या कह रहा है। ये सारे के सारे जो कि माजी की बातें हैं, इनके ये जो है लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। तो हमने वो चीजें देखनी है कि इंस्टीट्यूशंस जो कि मार्केट को मूव करने की पावर रखते हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपको पता चल जाए, आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को, तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर के रिजल्ट जो है ना कि ड्रामेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो हमारा जो मेथड जो है वो ये वाला है। अच्छा, अब हमारा जो आज का जो पहले दिन जो आज हम जो जिन चीजों को हम स्टडी करेंगे उसमें है फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल स्टिक या बार। ठीक है। तो ये चार चीजें आज हम स्टडी करेंगे। इनमें सबसे पहली चीज आ जाती है कि चार्ट के ऊपर अच्छा, जिन लोगों ने चार्ट देखा है तो ये बेसिकली एक चार्ट की शक्ल होती है। ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक दूसरा चार्ट खोलता हूँ, एक मिनट ठहरिए। ओपन न्यू चार्ट स्विस फ्रैंक। ठीक है। और इसके अंदर से ये जो इंडिकेटर्स हैं मैं सारे निकाल रहा हूँ क्योंकि हमने इनमें से एक भी यूज नहीं करना। ठीक है। हमने बिल्कुल नेकेड चार्ट यूज करना, हम खाली वॉल्यूम यूज करते हैं, वॉल्यूम को हम रहने देते हैं। ठीक है। ये आपके सामने एक चार्ट मौजूद है। आमतौर पे जब आप जो फर्द भी ट्रेडिंग कर रहा है या जो करने की कोशिश कर रहा है उसने यकीनन इसके अंदर देखे होंगे ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स होती है। मैंने अपना कलर चेंज किया अपने टेस्ट के हिसाब से, ब्लू और मैंने रेड रखा हुआ है।
इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की आपको कैंडल्स नजर आ रही है, कोई बड़ी है कोई छोटी है। तो इन चीजों को आप जो ये जो कैंडल जो है ये बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसको हम लर्न कर रहे हैं अभी। इसमें सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि हर जो है कि मार्केट के अंदर चार किस्म का जो है ना कि चीजें होती है, तीन चीजें होती है लेकिन उसी से बाकी चीजें बनती है। एक आपकी बिड और आस्क प्राइस होती है और एक आपका वॉल्यूम होता है। ये जो तीन चीजें जो है ना ये पूरी मार्केट को ऊपर नीचे करती है। इन्हीं तीन चीजों की बेस के ऊपर आपका चार्ट बनता है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा कि ये जो डाटा जो होता है बिड आस्क और वॉल्यूम, ये आपके चार्ट के ऊपर रिकॉर्ड होता है। और ये रिकॉर्ड जो होता है उसके साथ जो है कि एक टाइम का अंसर इसके अंदर शामिल हो जाता है, यानी कि कभी कोई 5 मिनट का चार्ट होता है, कोई 10 मिनट का होता है, कोई घंटे का होता है, कोई 4 घंटे का होता है, कोई डेली का होता है। तो अगर डेली का चार्ट है तो जब दिन शुरू हुआ तो उस वक्त उसकी प्राइसेस क्या थी, और जब वो बंद हुआ जो 4 बजे आपकी मार्केट बंद हुई तो उस वक्त उसकी क्लोजिंग प्राइसेस क्या थी। तो ये दो क्लोजिंग प्राइसेस आपकी जो कहलाती है ओपन और हाई। और उसी पूरे दिन के दौरान मार्केट अपने एक पीक को पहुंचती है और अपने एक बिल्कुल बॉटम पे जाती है। तो इसको हम कहते हैं हाई और लो। तो अब आप ये देखें कि तीन जो चीजें जो हमने ऊपर देखी थी बिड और आस्क प्राइस, उससे तो हमें चार जो है कि डाटा पॉइंट मिल गए, जिसके अंदर से एक है ओपन हाई लो क्लोज, और वॉल्यूम हमारे पास वैसे ही आ रहा है उस दिन का वॉल्यूम जो भी हुआ। ये जो चीजें जो होती है पूरे के पूरे इंडिकेटर्स, आप दुनिया का कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लें, उसके अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन इन्हीं जो है कि 5 डाटा पॉइंट्स के हवाले से होती है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज जो है ट्रेडिंग के अंदर नहीं है। तो ये आपका बेसिकली कह लें कि चार्ट का जो है कि रॉ मटेरियल है, इससे आप जो चीज चाहें आप इससे बना सकते हैं। अच्छा, अब तीन तरह के चार्ट होते हैं जिन लोगों ने किया है, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडल स्टिक चार्ट होता है। तो अभी हम उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, ये आपके सामने एक कैंडल या बार की जो है कि फॉर्मेशन आ गई है। ये बार चार्ट है। बार चार्ट के अंदर आप देखिएगा कि ये अक्सर ब्लैक कलर के भी होते हैं या फिर डिफरेंट कलर्स पे भी होते हैं। लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि इसकी जो ये जो छोटा सा ये शिम यहाँ पे निकल रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो जो लेफ्ट साइड पे जो होता है वो आपका ओपनिंग प्राइसेस को इंडिकेट करता है, जो राइट साइड पे होता है वो आपकी क्लोजिंग प्राइसेस को इंडिकेट करता है। तो ये बार चार्ट के हवाले से मैं बात करूं, फिर ये आपकी हाई है, ये आपकी लो है, और आप ये देखें कि ये रेड बार है, इसमें ओपनिंग इधर है और क्लोजिंग नीचे है। तो वो चार्ट जिसके अंदर आपकी क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस के ऊपर बंद हो उसको हम जो है कि बुलिश बार कहते हैं। और वो प्राइसेस जिसमें आपकी क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस के नीचे बंद हो उसको हम कहते हैं बेयरिश बार। ठीक है, तो ये आपके सामने एक चीज है। मेरे नजदीक इनमें कलर की कोई अहमियत नहीं है। मैं तो बाज़ औक़ात क्लोजिंग प्राइस भी नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ सॉरी ओपनिंग प्राइस भी नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस के ऊपर मैं काम कर लेता हूँ। तो मेरे नजदीक जो क्लोजिंग प्राइसेस की जो लोकेशन है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरे लिए ओपनिंग प्राइसेस की कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग जो है कि ओपन हाई लो क्लोज यूज करें, इसलिए मैंने इसको उस हवाले से इसको किया ही। अब आप ये देखिए कि वो आपके सामने बार चार्ट था, ये आपके सामने कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक के अंदर भी एग्जैक्टली वही चीज है कि ओपन प्राइस नीचे है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो ये ग्रीन कलर होगा, और अगर ओपन प्राइस ऊपर है क्लोजिंग नीचे तो ये आपका रेड होगा। ये आपका बेयरिश है, ये आपका बुलिश है। इस पूरी रेंज कैंडल रेंज जिसे हम कहते हैं लो से लेकर के हाई तक, इसको हम रेंज कहते हैं। और इसका लो जो ये शेडो है इसको हम कहते हैं लो विक, इसको हम कहते हैं हाई विक। और ये बीच में जो इसकी बॉडी जो है ये रिप्रेजेंट करती है कि जहां से ओपनिंग और क्लोजिंग आपकी शुरू हुई थी और खत्म हुई थी। ठीक है, तो ये जो कैंडल स्टिक को जब हम स्टडी करेंगे, इस कैंडल स्टिक के अंदर अगर आप देखें तो है तो आपके पास सिर्फ 4 पॉइंट हाई लो क्लोज और ओपन, लेकिन इसकी फॉर्मेशन आपको बता देती है, या इसकी फॉर्मेशन से आप ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर असल में हो क्या रहा है। ये आपके सामने दोबारा फिर वही बार कैंडल स्टिक कंस्ट्रक्शन की, ये आपकी बार है और ये आपकी कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन है। तो हाई लो क्लोज ओपन जो है कि ये, यहां तक किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो वो कर सकता है। ये चीज सबको तकरीबन मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम है। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जैसे जैसे हम आएंगे वो आ जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं, यहां से असल चीज शुरू होती है। जो आपने जो जो चीज जो कि आपने लर्न करनी है कि कैंडल के अंदर, ये मेरे आपके सामने एक कैंडल है, मैंने जानबूझ के इसका कलर मैंने ब्लैक रखा है।
उसकी रीजन ये है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पर है, मुझे इसकी बॉडी से मतलब है। अब अगर आप ये देखें कि ये इसकी रेंज कहाँ पर है, ये हाई है और ये लो है, तो ये पूरी की पूरी इसकी रेंज है। इस रेंज के अंदर मैं ये देखना चाह रहा हूं कि बॉडी कितनी बड़ी है। ठीक है, बॉडी जितनी बड़ी होगी ये जो है कि आपकी पावर कैंडल कहलाएगी। अब जैसे यहां मैंने लिखा है इसकी डेफिनेशन, ए कैंडल बॉडी विद 60% और मोर ऑफ द कैंडल रेंज इज कॉल्ड पावर कैंडल। मेरे नजदीक ये पावर कैंडल है। ठीक है, ये पावर कैंडल क्यों है अभी मैं इसकी थोड़ी देर में मैं आपको इसकी वजाहत करता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये कैंडल जो है कि बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज जो है उसको सिग्निफाई करती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही इतनी पावर होती है कि वो इतनी बड़ी कैंडल बना सके जिसके अंदर मार्केट की डायरेक्शन जो है कि वन साइडेड हो। सही है, चाहे ऊपर से नीचे हो या चाहे नीचे से ऊपर हो, ये इंस्टीट्यूशंस के अलावा कोई दूसरा शख्स जो है ये काम नहीं कर सकता। तो हमने जब पावर कैंडल आएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस चार्ट के अंदर इंस्टीट्यूशंस कहाँ कहाँ पर एक्टिव रहे हैं। तो ये पहली चीज तो आपने ये देखनी है। पहला काम जो हम जो करेंगे चार्ट ट्रेडिंग के अंदर, वो पहली चीज ये है कि हम इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स को जो है कि या पावर कैंडल्स को हम हाईलाइट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर देखें मैंने जो सिर्फ जो डेफिनेशन रखी है वो ये रखी है कि रेंज की जो है ना कि बॉडी जो है रेंज की 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब वो कैंडल छोटी भी हो सकती है, कैंडल आपकी जो है कि बड़ी भी हो सकती है। बड़ी कैंडल होगी तो वो ज्यादा सिग्निफाई करेगी इंस्टीट्यूशंस की पावर को, छोटी कैंडल होगी वो इंस्टीट्यूशंस की पावर को कम सिग्निफाई करेगी। ये यहाँ पे मैं एक चार्ट खोल रहा हूं मैं, और इसके अंदर अब आपने जो है ना कि लोकेट करना है कि इंस्टीट्यूशंस कैंडल इसके अंदर कौन कौन सी आप कह रहे हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, फ्यूचर का डेली का टाइम फ्रेम है ये। और आपके सामने जो है कि मैंने वो बताया था जो एनोटेशन, आप एनोटेशन टूल के हवाले से आइडेंटिफाई करके इस पे मार्क कर सकते हैं कि पावर कैंडल कौन कौन सी है। सिर्फ आपने पावर कैंडल मार्क करनी है, बाकी कोई चीज नहीं करनी है इसके अलावा। और कोई? अच्छा, ये लवली शाह जी, आपने ये जो पावर कैंडल मार्क की है कौन सी की है? आपने ये वाली की है या ये वाली की है? ठीक है, ये वाली है। सॉरी सर, वो ब्लू वाली कैंडल मैंने की है मार्स। अच्छा, ये ब्लू वाली आपने मिस्टेक हो गई थी। नहीं, ये ब्लू वाली जो ब्लू वाली, नहीं, जो ये 3 कैंडल्स हैं। अच्छा, ये वाली जी। अच्छा, ठीक है, फिर सही है। चले, और कौन रह गया इसके अंदर जो ये बताएगा? रहमान भाई। जी सर। कौन सी पावर कैंडल है? हेलो जी, ये जो नीचे है ना अपना बिलू, इससे ऊपर वाली जो है। ये वाली? हाँ जी, ये वाली भी है। ये वाली है। अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये वाली कैंडल जो है, क्या ये पावर कैंडल है? कौन सी सर? ये वाली? नहीं, ये पावर नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो छोटी है, ये पावर छोटी है। छोटी बड़ी का नहीं सर आई थिंक ये भी पावर कैंडल ही है, बिकॉज ये इसकी बॉडी 60% ही है। हाँ, बस यही बात, असल जो चीज जो है ना वो ये वाली है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल सर है ये वाली? सर ये बॉडी का जरा प्लीज बताइएगा, 60%, ये जरा समझ नहीं आई है। अच्छा, अभी बता दो, इसके बारे में क्या ख्याल है? जी सर, ये नहीं है क्योंकि इसकी ये बॉडी नहीं है अराउंड 20% तक है। ठीक है। अच्छा, अब जो अब्दुलरहमान साहब ने जो सवाल किया है वो ये पूछ रहे हैं कि इसकी बॉडी का जो है इनकी समझ में नहीं आया। देखें, ये यहाँ पर हमने बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है इसके अंदर कि, लाइनें क्लियर कर दूं, हाँ, कि एक कैंडल बॉडी क्या है? ये आपकी बॉडी है, इधर से लेकर के इधर तक आपकी बॉडी है, जबकि पूरी रेंज जो है ना कैंडल की हाई से लो तक की आपकी पूरी रेंज बनती है।
तो जो बॉडी जो है ये पूरी रेंज का 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये आपकी जो है कि पावर कैंडल, सही। ठीक है ना। तो अब उस हिसाब से अगर अब आप देखें ना, तो इस चार्ट के ऊपर जहां जहां पावर कैंडल आपको नजर आ रही है, वहां वहां पे आपको ये पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है वहां पे, ठीक है ना। अब वो एक्टिव है, उसका हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये बात की बात है। अभी सिर्फ और सिर्फ पावर कैंडल आपने हेलो सर, यूज किया। हेलो हेलो जी जी बोले सतीश जी। हेलो, सतीश बोल रहा हूँ सर। हाँ सॉरी सर, जब आप समझा रहे थे मेरा स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं रीलॉक कर रहा था। प्लीज सर 5 मिनट रिप्ले, 5 मिनट। अच्छा ठीक है। देखिए हम लोग पावर कैंडल के हवाले से बात कर रहे थे नहीं, वो समझ कि लिया सर। तो चार्ट पे। अच्छा चार्ट के ऊपर हम लोगों, मैंने लोगों से ये बोला था कि पावर कैंडल जहां जहां पे उसको मार्क करें, तो कुछ लोगों ने ये वाली मार्क की थी, कुछ ने ये मार्क की थी, कुछ ने ये की थी, कुछ लोगों ने ये मार्क की थी, ये मार्क की थी। तो यहां तक हम लोग पहुंचे थे। सर वो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आप पूछे। अगर जो पावर कैंडल है, जो उसकी एक तरफ की वीक रहती है, एक तरफ वीक नहीं रहती है, तो वो पावर कैंडल होती है मोर देन 60% बॉडी? बिल्कुल, विक का कोई तो विक जो है कि ऊपर हो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज हाँ, की बॉडी पूरी रेंज का जो है ना कि 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सर। यानी सर हमें इसकी बॉडी देखनी चाहिए। हाँ बॉडी जो है ना कि पूरी रेंज का 60% होना चाहिए। जैसे अब ये देखें, ये वाली ये वाली जो हाँ अब अगर आप देखें ना, ये कैंडल, इसकी बॉडी 60% से ज्यादा है, ठीक है। हाँ हाँ है। इसकी बॉडी 60% से ज्यादा नहीं है, तो ये पावर कैंडल नहीं है, ओके। हालांकि बड़ी कैंडल है ना ये। इसी सर तरह अब आप, अच्छा इसी तरह अगर आप इसको ले लें, तो ये मेरे ख्याल में 50-50 है, ये नहीं है, सही है। तो अच्छा, आपको बस एक आइडिया लगाना है सिर्फ। यानी छोटी कैंडल भी हो सकती है। हाँ हाँ, छोटी कैंडल भी हो सकती है बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जैसे ये देखे ना, मैं भी आपको छोटी कैंडल बताऊं, मैं ये देखिए ये वाला छोटी कैंडल। जी शम साहब, क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा था कि इतनी बड़ी कैंडल सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही बना सकते हैं, तो फिर अगर ये छोटी कैंडल है तो फिर ये पावर कैंडल कैसे? ये पावर कैंडल की डेफिनेशन जो है कि वो बॉडी का जो है कि 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हेलो सर, ओके। हेलो सर। जी हाँ, अगर छोटी कैंडल है तो वहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल की कुछ वही हुआ ना, इंडिकेट तो सिग्निफिकेशन तो वही हुआ ना कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अवेलेबल है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं क्यों जो है कि इसकी बॉडी के ऊपर बात करूँ। देखें, ये आपकी जो है ना कि ये फर्ज करें कि ये आपकी कैंडल है, ये सही है। राइट। अच्छा, ये इसकी जो है कि विक है, ये ओके। सही है। अच्छा, राइट। अब आप देखिए कि इस विक के अंदर यहां से लेकर के यहां तक ये विक क्यों बनती है। विक सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनती है कि किसी ने यहाँ पे बाय किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे बाय किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया। तो जब राइट। भी किसी कैंडल के अंदर विक बनेगी बड़ी लंबी, तो इसका मतलब है कि वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हुई है, हम्म। ठीक है ना। और किसी भी जहां पे बॉडी ज्यादा होगी, वहां पे इसका मतलब है कि वन साइडेड ट्रेडिंग हुई है। वहां पर जो है कि इंस्टीट्यूशंस जो है कि अक्सर जो है कि इस तरह की हरकतें करते हैं कि अब जैसे ये एरिया देख लें आप, ये जो आपकी जो कैंडल ये वाली बनी है ना, इस कैंडल के अंदर जो है कि लो विक बहुत बढ़िया, लो विक बहुत बढ़िया का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो या ना हो, लेकिन हमें ये पता है कि इस इलाके के अंदर जो है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। ये वो एरिया है जो कंजेस्टेड था, ठीक है। तो कंजेस्टेड को हमने अवॉइड करना है। अब जो बात जो रहेगी पावर कैंडल की डेफिनेशन की, और वेदर के वो इंस्टीट्यूशन वहां पे एक्टिव हैं या नहीं है, तो उसके अंदर ये है कि आप जब हम आगे एक अगला जो सेशन आएगा उसमें आप पढ़ लेंगे कि, लेकिन अभी इस वक्त हम जिस बात के ऊपर वो कर रहे हैं ना कि पावर कैंडल सिग्निफाई करती है इंस्टीट्यूशंस की ट्रेडिंग को, सही है। और ये जो किसी ने समझ गया। समझ गए ना, तो अभी हाँ फिलहाल समझ। आपका किसी चीज पे होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी किस तरीके से हमने नोट करना है। मैं आपको इसको मैं रीजन बता देता हूं कि जब आप इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जैसे ये इसको मैं मार्क कर रहा हूं, इस वाली कैंडल को, ठीक है। ये आपकी इस वाली कैंडल को मैंने मार्क कर दिया, सही है, ऐसे।
और ये आपका है 11 जून जुलाई, मतलब भाई बहुत पीछे, इतना पीछे नहीं जाना मुझे, क्योंकि करीब में देखते हैं। ये वाली कैंडल, ठीक है, ये कैंडल मैंने देख ली, ठीक है, और ये आपकी आ रही है 22 दिसंबर के अंदर आ रही है ये कैंडल। अच्छा, अब आप इस कैंडल के ऊपर एक अदद लाइन खींच दीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए, और उसके बाद अब आप चले जाइए 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। 22 क्या था वो, यहाँ पे कहीं होगी, ये आ गई, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जहां पे आपको एक कैंडल नजर आई थी, यहाँ पर आपको ये बड़ी इंस्टीट्यूशन कैंडल एक नजर आई है, एक ये वाली नजर आई है, ये इंस्टीट्यूशन कैंडल बड़ी नजर आई है। तो जब यस यस तो वहां पर आपको जो है कि वो इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज नजर आना शुरू हो जाएगी। इस छोटी कैंडल का जो मतलब जो एक और ये हो सकता है ना कि इंस्टीट्यूशंस ने बेसिकली क्या किया है कि इस जगह के ऊपर प्राइस को टैप किया है। टैप करने से मुराद ये है कि इंस्टीट्यूशंस की आपस में भी तो फाइट होती है ना, कोई बाय करना चाह रहा है, कोई सेल करना चाह रहा है। तो अब कोई एक अगर बंदा जो है कि इसके ऊपर मुसलसल बाय कर रहा है, दूसरा बंदा उसको आगे नहीं जा रहा, वहीं पे उसको जो है कि सेल कर रहा है, तो फिर कैंडल का साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। ये इस छोटी कैंडल के इस छोटी कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस प्राइस को मेंटेन कर रहे हैं, इसको ना बहुत ज्यादा ऊपर जाने दे रहे हैं, ना बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक माइक में आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, अगर आपको सवाल हो तो आप फिर दोबारा जो है ना कि कर लीजिएगा ये। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं कि अगले सेशन की तरफ, अगले चार्ट की तरफ। कहाँ गया? अच्छा, अब हम आ जाते हैं नैरो रेंज एंड एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। वो कैंडल जो कि पिछली 8 या 12 या 20, जो भी आपके दिमाग में एक आइडिया हो, उसको आप सामने रख के देखिए। अगर उस कैंडल का साइज या उस कैंडल की रेंज जो है वो 30% से कम हो, तो उसको हम कहेंगे नैरो रेंज कैंडल, सही है। यहां पर मैंने एक चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है, अगर आप देखें कि नैरो रेंज कैंडल का, कि अब आप मुझे बताइए ना कि अगर आप इस कैंडल को इन कैंडल्स के रेफरेंस में देखेंगे तो ये आपको नैरो रेंज लगेगी, सही है। अब ये कैंडल को अगर आप जो है कि इस कैंडल की रेफरेंस में देखेंगे तो ये ठीक है, ये एक्सटेंडेड रेंज है। ये दो कैंडल जो है कि इन सब के रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटी लग रही है। अगर आप इस कैंडल को इनके रेफरेंस में देखेंगे तो फिर तो सही है। अगर ये कैंडल यहाँ से आप निकाल दें और खाली ये 4 कैंडल को लेके चलें तो रिलेटिवली ये कैंडल आपको एक्सटेंडेड लगेगी। तो एक्सटेंडेड और नैरो रेंज कैंडल जो है वो हमेशा कंपैरेटिवली प्रीवियस जो कैंडल है उसके हिसाब से आपको उसका आइडिया, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि वो पावर कैंडल जो कि नैरो रेंज है वो हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों किसी काम की नहीं है? अभी जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था कि नैरो रेंज कैंडल हो और वहां पे वो पावर कैंडल है, तो इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस वहां पे प्राइसेस को मेंटेन कर रहे हैं, ना उसको ऊपर जाने दे रहे हैं ना इसको नीचे जाने दे रहे हैं। तो अगर जो है कि दो हाथी आपस में फाइट कर रहे हैं तो हम उनको फाइट करने देंगे और देखेंगे कि जो हाथी जीतेगा फिर उसके पीछे चल पड़ेंगे। तो हम साइड पे खड़े होकर तमाशा देखेंगे, और जब हमें लगा कि भाई एक हाथी ने दूसरे हाथी को गिरा दिया और अब वो चल पड़ा है, तो फिर हम उस हाथी के पीछे चल देंगे, सही है। तो इस वजह से हम नैरो रेंज कैंडल्स को ट्रेड नहीं करते। नैरो रेंज कैंडल वही वाला एरिया है जो कि आपका कंजेस्शन का इलाका है। अच्छा, अब ये नैरो रेंज कैंडल क्या है कि लैक ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, बैलेंस्ड एरिया ऑफ द चार्ट। बैलेंस्ड एरिया क्या है कि प्राइसेस यहां से चली है यहां तक गई है और ये आपकी पावर कैंडल है। तो अब आप ये देखिए कि ये एरिया जो कहलाता है ये अनबैलेंस्ड एरिया कहलाता है। प्राइसेस हमेशा बैलेंस में चलती है, ये आपका अनबैलेंस्ड एरिया कहला रहा है, ये आपका अनबैलेंस्ड एरिया कहला रहा है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा आएगा डिटेल में। लेकिन इस तरह की जो कैंडल एक्टिविटीज है ना, ये इस बात को बताती है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस प्राइसेस को किसी एक जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं और ये इन्होंने अपना रास्ता साफ किया है, ठीक है। तो इस वजह से जो है कि यहाँ पर इसको ये, जबकि ये एरिया जो है ये बैलेंस्ड एरिया कहलाता है। ऊपर गई मार्केट, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई और फिर वहीं पे आके खत्म हो गई, ये भी बैलेंस्ड एरिया है। ये भी बैलेंस्ड एरिया, ये पूरी की पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो है कि बैलेंस्ड एरिया में। आप खुद अंदाजा लगा लें इसके, जो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है अगर आप ड्रॉ करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो ये आपका जो है कि
पता चल रहा है कि मार्केट जो है कि कॉम्प्रेस्ड है यहाँ पर, और प्राइसेस यानी कि कॉम्प्रेस्ड है और एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जा रही, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड एरिया। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते, हम इस एरिया को वॉच जरूर करते हैं, मॉनिटर जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारी इसके अंदर कोई भी नहीं होती। अच्छा, इसके हवाले से नैरो रेंज और एक्सटेंडेड रेंज की कैंडल्स के हवाले से किसी के ध्यान में कोई सवाल है? अब यहाँ पे 3 चीजें याद रखने वाली है कि नैरो रेंज कैंडल्स के अंदर अगर पावर कैंडल है वो हमारे किसी काम की नहीं है। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल के अंदर अगर कैंडल पावर नहीं है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। जैसे ये वाली कैंडल जो है हमारे किसी काम की नहीं है, ये कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है, ये कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है, ये कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है, ये किसी काम की नहीं, ये इवन दो कि ये पावर कैंडल है लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आप अपने ध्यान में रख लें, और ये वो चीजें हैं कि जो आगे चल के आपको जो है ना कि बहुत सारी चीजों को समझने में मदद करें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसी रेंज के हवाले से मैं चार्ट खोल रहा हूँ, वही वाला चार्ट है जो भी थोड़ी देर पहले रखा था, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है ये। ठीक है, ये एरिया अब आप देखिए कि ये पूरे का पूरा एरिया आपको कंजेशन नजर आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। और कंजेशन कैसे नजर आ रही है कि ये एक पावर कैंडल आई, फिर एक वो आ गई, फिर एक पावर कैंडल आ गई, फिर ये रुक गया, फिर ये आ गई, ये आ गया। इसके मुकाबले में आप इस एरिया को देखिए, नजर आ रहा है साफ कि यहाँ पर जो है कि इंस्टीट्यूशन जो है कि मार्केट को किसी लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं और फिर वो प्राइसेस को यहाँ तक लेकर आए। ठीक है ना, तो ये चीजें अब आगे चल के जो हम लर्न करते जाएंगे कि क्या चीज कहाँ कैसे आएगी। इसी तरह अब आप आ जाइए इस जगह के ऊपर, देखिए ये एरिया जो है ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये एरिया क्या है, ये कंजेशन है ये, लेकिन इसके बाद आप ये देखें कि मार्केट किस तरीके से हम ऊपर गई है, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल इसको लेके ऊपर गई है। इसी तरह आपको ये देखिए कि ये एरिया जो है ये कंजेशन का है, इसके बाद फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है। तो आपको इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज जगह जगह पे नजर आएगी, आपको सिर्फ उन एक्टिविटीज को नोट करना है और उसको यूज कैसे करना है वो फिर हम इसको जब आने वाले सेशंस के अंदर हम इसको लर्न करेंगे। एक छोटी सी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं अगर इसको छोटा सा चार्ट करूं तो आप ये देखिए कि इस जगह के ऊपर ये मेरे सामने एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज की कैंडल, बड़ी सी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है ना, इसी तरह एक ये वाली भी मुझे एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर मैं इस एरिया को मार्क करता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं देखता हूं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे आई है, दोबारा उसी जोन के अंदर फिर ये नीचे गई है। इसी तरह अब आप देखिए कि ये आपको एक यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ये वाली। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको नजर आए ये। अच्छा, ये वाली, ये आपको क्या इंस्टीट्यूशन कैंडल है ये वाली? अच्छा, अब इसी इंस्टीट्यूशन कैंडल्स को जो है कि मैंने मार्क, मैं सिर्फ उसी को मार्क कर रहा हूँ, वैसे तो वो गलत है तरीका, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये इंस्टीट्यूशन कैंडल को मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, सॉरी ये नहीं, मैं गलत कह गया, ये वाली इसकी बात कर रहा था मैं कि ये आपको इंस्टीट्यूशन कैंडल या बनती हुई नजर आ रही है ना ये। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। कितने दिन के बाद प्राइसेस वापस वहां पे रिटर्न हुई और नीचे आएंगे, अगर आप इसको देखें ना तो ये तकरीबन ये मेरा ख्याल में आपका है अप्रैल 22, और ये तकरीबन आपका जो है कि जनवरी जो भी है ना, फरवरी, यानी कि तकरीबन जो है कि 8-9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद मार्केट दोबारा उस एरिया में आई है और फिर वहां से इसने रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जगह जगह बनती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए पावर कैंडल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन या एरियाज ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर इन पावर कैंडल का बहुत बड़ा रोल होता है। हाफिज साहब, आप कह सकते हैं नैरो रेंज मीन साइड में, लेकिन नैरो रेंज कैंडल साइड में नहीं होती। अब जैसे देखिए ये वाली कैंडल है, ये नैरो रेंज कैंडल है ना, ये साइड में तो नहीं है मार्केट। इसी तरह अब आप ये देखिए कि ये जो एरिया जो है यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये सारी कैंडल नैरो रेंज कैंडल है, तो ये साइड में तो नहीं हुई मार्केट। ये तो साइड में मार्केट जो है कि वो डिफरेंट होती है। कैंडल के साइज की बात कर रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं कि नैरो रेंज कैंडल है ना। लेकिन अगर आप ये मार्केट, अब ये नीचे आती हुई मार्केट है, तो मैं इसको नैरो रेंज कहूंगा, मैं इसको भी नैरो रेंज कहूंगा, ये भी नैरो रेंज है, ये तो नहीं है लेकिन ये नैरो रेंज है आपकी, ये बीच वाली थोड़ा सा डिफरेंट उसका जो है ना कि वो है। अच्छा, तो नैरो रेंज कैंडल और एक्सटेंडेड रेंज कैंडल मेरा ख्याल में आप लोगों की समझ में आ गई है, आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। कोई सवाल है इस हवाले से तो बताइए।
चले, वरना हम आगे चलते हैं अगले सेशन पे। सर प्लीज जी एक्सटेंडेड जो कैंडल्स हैं काइंडली उसको थोड़ा रिवाइज कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, सॉरी। कौन सी? एक्सटेंडेड। अच्छा, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल मैं अभी कर देता हूँ। मैं ये देखिए इसी चार्ट के ऊपर मैं आ जाता हूँ, सही है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। और अब आप मुझे ये बताइए कि जो ये वाली जो कैंडल जो है ये आपकी एक्सटेंडेड रेंज कैंडल है कंपेयर टू लास्ट 9 और 8 या 20 बार, जो भी आप कहना चाहे कर ले। ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है। तो ऑन एवरेज अगर आप निकालें इन 5, 6, 10 कैंडल का, तो ये आपको देखने में एक्सटेंडेड रेंज कैंडल लगती है, ठीक है। एक तो एक्सटेंडेड रेंज कैंडल ये हो गई। अब आप आ जाइए ये वाली एक्सटेंडेड रेंज कैंडल आपकी, क्योंकि इसकी हाई यहाँ पर है और इसकी लो यहाँ पर है ना ये। और आप देखेंगे इसको कंपेरेटिवली पिछले ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल के मुकाबले में इसकी रेंज इन सब के मुकाबले में बड़ी है। तो ये हमारी एक्सटेंडेड रेंज कैंडल है, लेकिन ये पावर कैंडल है, तो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, इसी तरह अब आप आ जाइए ये वाली कैंडल। ये कैंडल भी जो है कि अगर आप ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 के 7, 8 कैंडलों के मुकाबले में ये कैंडल आपकी एक्सटेंडेड रेंज है। हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि ये पावर कैंडल नहीं है। ये एक्सटेंडेड रेंज है, ये पावर कैंडल है, ये हमारे काम की है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज होगी। ये जो यानी कि कैंडल सर कैंडल में दोनों जो है ना खुसूसियात हों कि वो पावर कैंडल भी हो और एक्सटेंडेड रेंज कैंडल भी हो, जी बिल्कुल जिस पे हमने फोकस करना है। बिल्कुल। सर ये तो डॉजी है, तो फिर इसकी यानी कि हम फुल रेंज देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे फिर। क्या हम लोग क्या ना कि कैंडल स्टिक में हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ना, हम इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं ना। हम डोजी कैंडल देख रहे हैं ना कैंडल स्टिक के डिफरेंट पैटर्न देख रहे हैं। हम सिर्फ कैंडल की रेंज देख रहे हैं, वो नैरो कैंडल है कि नहीं है। ओके सर। हमें इससे कोई मतलब नहीं है इसकी क्लोजिंग कहाँ है, ओपनिंग का। अभी फिलहाल हम जो है ना कि हमारा फोकस हम कैंडल से ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज इंस्टीट्यूशंस की है या वो ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है रिटेल ट्रेडर्स की, हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आप आ जाइए ये वाली कैंडल, ये आपकी एक्सटेंडेड रेंज कैंडल है, लेकिन क्या है कि ये आपके किसी काम की नहीं है क्योंकि इसकी जो बॉडी जो है वो बहुत छोटी है। सही है, ये क्लियर हो गया सबके ध्यान में, या कोई इसके हवाले से और कोई सवाल है? जी सर, थैंक यू। चलिए अब हम आते हैं आगे, और अब हम अगला जो है उसके अंदर आपको ये चीजें थोड़ी और समझ में आ जाएंगी। अच्छा देखिए, अगर एक जो कैंडल रेंज जो है अगर हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, एक इसको हम कहेंगे अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि इसके अंदर आपने ये चीज देखनी है कि मार्केट के अंदर प्राइस जो आपकी ओपन हुई है और क्लोज जो हुई है उस रेंज के अंदर कहां पर हुई है, सही है। अगर किसी कैंडल के अंदर आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग अपर पार्ट के अंदर है, बेशक उसकी विक कितनी भी लंबी हो, क्योंकि सारी बात अगर इतनी बड़ी रेंज है तो इसकी विक नीचे की होगी ज्यादा, अगर अपर में हुआ है तो वो सिग्निफाई करता है कि मार्केट आगे जाने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। अगर इसी तरह आपकी कैंडल लोअर पार्ट के अंदर ओपन या क्लोज हुई है, वो सिग्निफाई करता है कि मार्केट आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन अगर आपकी एक पार्ट के अंदर ओपन हो और दूसरे पार्ट के अंदर अपर पार्ट में ओपन हो या लोअर पार्ट में ओपन हो और टॉप वाले पार्ट में क्लोज हो, तो वो फिर आपकी पावर कैंडल बन जाती है, ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर अगर ओपनिंग और क्लोजिंग मिडिल पार्ट के अंदर हुई है तो इसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कुछ नहीं कर रही है। मेरे और आप जैसे लोग यहाँ पे जो है एक दूसरे से फट्टा करके जो है कि कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो वो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे साइड पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने फोकस करना है उन कैंडल्स के ऊपर। एक तो पावर कैंडल होगी तो उसकी ओपनिंग या क्लोजिंग अपर पार्ट से होगी एक साइड पे, और दूसरी नीचे साइड के ऊपर। एक तो ये होगी। दूसरी चीज, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही साइड के ऊपर है, अपर पार्ट में या लोअर पार्ट के अंदर है, तो उसके ऊपर भी हमने फोकस करना है। क्यों फोकस करना है कि इंस्टीट्यूशंस ने उस प्राइसेस को जो है कि वहां पे लेकर आए हैं और उसके बाद उनकी कोई ना कोई वहां पे इंटेंशन जरूर है, ठीक है। तो ये अब आप इस चीज को अगर आप देखें तो ये बेसिकली इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट के अंदर जो है कि बायर्स का और सेलर्स का प्रेशर किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो अब इसी चार्ट को अगर मैं दोबारा लेकर आऊं, और मैं एक ही चार्ट, मैंने कोई यानी कि ऊपर से पहले से चार्ट मैंने वो ढूंढ के नहीं रखे, मैंने जो चार्ट यहाँ मौजूद थे वही खोले ताकि जो है कि आप लोगों को समझने में आसानी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो कैंडल जो है ये वाली, इस कैंडल के अंदर आप लोगों की जो है कि इंटरप्रिटेशन क्या बनती है? ये वाली जो कैंडल है,
सबसे पहली जो चीज ये है कि अगर इसके आप 3 पार्ट करें तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ हुई है, ऊपर हुई है नीचे हुई है? दरमियान में हुई है। थोड़ी दरमियान से थोड़ा सा नीचे नहीं है? सर एक्चुअली मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ ना अभी, इस वजह से जितना का नजर नो सर, मोबाइल पर आपको नजर नहीं आएगा। ये इसकी ओपनिंग जो है थोड़ा कि जूम कर लें, जरा स्क्रीन बड़ी कर लें काइंड। मैं अभी कर लेता हूँ, 1 मिनट ठहरे, सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। मैं अभी कर देता हूँ, मैं जूम भी करके मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको जूम कर लिया है। और दोबारा मैं डिब्बा बना देता हूँ इसके अंदर। ये वाली जो कैंडल जो है, इस कैंडल के हवाले से मेरा सवाल ये है कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग लोअर पार्ट में हुई है, अपर पार्ट में हुई या मिडिल पार्ट में हुई? सर ओपनिंग लोअर पार्ट में है, क्लोजिंग मिडिल पार्ट में है। दोनों मिडिल लोअर है। आई थिंक इट्स अदर वे अराउंड। सर दोनों ही लोअर में हुई है। दोनों ही लोअर में हुई, इसका क्या मतलब हुआ? जो आप तमाम लोग जो है कि अपने अपने मोहल्ले के बाजारों में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, जो दुकानदार होता है वो जो भी सामान खरीदता है, बहुत ही सर प्राइस जो है वो लो में ही हुई है। हाँ नहीं वो लो में ही हुए, मैं ठीक है वो मैं समझ गया। मैं तो जो बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो दुकानदार जो होता है वो होलसेल प्राइस के ऊपर चीज खरीदता है, और जब वो हमें बेचता है तो वो बेसिकली हमें रिटेल प्राइस के ऊपर बेचता है। यही हाल इंस्टीट्यूशंस का होता है। इंस्टीट्यूशंस कोई भी चीज खरीदेंगे वो होलसेल दाम पे खरीदेंगे और रिटेल प्राइस में बेचेंगे। इसके बरक्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, मार्केट एकदम जब ऊपर जा रही होती है हम उसको चेस करने की कोशिश करते हैं और वहां पर हम बाय करने की कोशिश करते हैं जहां पे इंस्टीट्यूशन आपको सेल कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज बाय करें या सेल करें तो पहले ये देखिए कि आपका अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हैं तो आपको बेचने वाला कौन है, अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो आपसे खरीदने वाला कौन है। यहां पर दोनों चीजें जो है कि नीचे की तरफ बंद हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइसिंग नीचे की क्लोजिंग में हुई है और ऊपर से मार्केट को जो है कि बेसिकली अगर आप इसकी पूरी साइकोलॉजी पढ़े ना इस 1 डे की, तो आपको आइडिया होगा कि प्राइसेस यहां से शुरू हुई है, इसके बाद इंस्टीट्यूशंस ने या जिसने भी प्राइसेस को ऊपर ले जाने की कोशिश की है, लेकिन एक सर्टेन लेवल से ऊपर वो नहीं ले जा सके। ठीक है, यहां से ऊपर वो मार्केट को लेके नहीं जा सके। फिर इसके बाद जो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर था वो आया, सेलिंग प्रेशर आया, वो एक लेवल के ऊपर आया और इससे नीचे नहीं जा सका। इसका ये मतलब हुआ कि जो लोग मार्केट को ऊपर की तरफ टैप कर रहे हैं और जो लोग मार्केट को नीचे की तरफ रोक रहे हैं, वहां पे उन लोगों को कोई ना कोई इंटरेस्ट मौजूद है, और ये इंटरेस्ट आपका जो है कि इंस्टीट्यूशंस का हो सकता है। ठीक है, अगर हम देखें कि मार्केट की क्लोजिंग और ओपनिंग, अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है और वो लोअर पार्ट के अंदर क्लोज हुआ है, इसका मतलब है कि यहां से इंस्टीट्यूशंस मजीद बाइंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो मार्केट की प्राइस को होलसेल लेवल के ऊपर लेकर आ चुके हैं और अब यहां से वो मजीद बाय करेंगे, और वो चीज आपको अगले बार के अंदर नजर आएगी। ठीक है, अच्छा अब आप इसी बार को देखिए, ये यहां पे क्या हुआ है। इसमें नीचे क्लोज हुई है प्राइसेस। मिडिल में है, सेंटर में, मिडिल में है, ऊपर है, नीचे है? नहीं सर लोअर में, दोनों लोअर पार्ट में, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों लोअर पार्ट में। क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस से ऊपर है? नहीं क्लोजिंग नीचे, नीचे है तभी तो सर। रेड कैंडल बनी ना सर। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से नीचे है तभी तो रेड बनी वो है ना। नीचे है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप देखें कि इंस्टीट्यूशंस जो है कि इस मार्केट को मजीद नीचे लेके जाना चाह रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्या समझेंगे आप? जी वो प्राइसेस को नीचे लेके जाना चाह रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने एक सवाल किया था कि जो होलसेलर जो होता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करता है और प्रीमियम प्राइस पे बेचता है। अगर ये शॉर्ट की मार्केट है तो यहाँ पे होलसेलर जो है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे क्यों बेच रहा है? यहां पर ये मेरे और आप जैसे जो ट्रेडर्स हैं वो उनको ट्रैप कर रहा है, वो उनको बता रहा है कि मार्केट शॉर्ट करो,
यहां से जो है कि मार्केट नीचे जाएगी, दूसरे दिन फिर उसने आपको ट्रैप किया, नीचे गया, उसके बाद फिर वो मार्केट, फिर आप लोगों को जो है चीजें बेच के, जब आप लॉस में गए, पैनिक हुए, आपने बेचा, उसने खरीदा और वो फिर वो ऊपर निकल गया। ये वो साइकोलॉजी है इंस्टीट्यूशंस की जो एक एक बार के अंदर आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है ना। यहां पर सिचुएशन डिफरेंट थी, यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नीचे थी, जिससे हमें ये पता चला कि हाँ भाई इंस्टीट्यूशंस यहां से बाय करेगा क्योंकि मार्केट डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर है। यहां पर अगर मार्केट डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर है और ऑलरेडी क्लोजिंग प्राइसेस ओपनिंग प्राइसेस से नीचे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये मार्केट यहां से यहां जाती है कि नहीं जाती, मैं यहां पे बाय नहीं करूंगा, मैं यहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल है कि मुझे अगर होलसेलर के साथ खड़ा होना है तो मैं कभी भी डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर चीजों को नहीं बेचूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अगली चीज जो इसी के अंदर मैंने यहाँ पे ये लिखी है, अगले इसके अंदर कि when prices open, close in upper or lower part, there are the high probability that prices will change the direction in next 3 to 5 candles. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये। अच्छा, अब ये यहाँ पे मैंने जो अपना जो कंक्लूजन है मैंने ये लिखा है कि क्लोजिंग प्राइसेस इज बिलो द ओपनिंग प्राइसेस and opening prices and closing prices are in the upper parts. These are the strong bullish reversal signal. ये सही है क्या गलत है? जी, अभी जो हमने डिस्कशन की उसकी बेस के ऊपर ये जो रेड कलर में जो स्टेटमेंट है वो और जो ब्लू कलर में जो स्टेटमेंट है वो, इनमें बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें ये ख्याल रखिएगा कि ये जो एरिया जो है ये प्रीमियम एरिया है और ये आपका डिस्काउंटेड एरिया है। तो बुलिश रिवर्सल सिग्नल उस वक्त होता है जब मार्केट डिस्काउंटेड जोन में हो, बेयरिश रिवर्सल सिग्नल उस वक्त होता है जब मार्केट प्रीमियम जोन के अंदर हो। जी, कौन बताएगा ये स्टेटमेंट इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है? अच्छा, चिंतन जी कह रहे हैं नहीं, ये तीनों स्टेटमेंट एक ही चीज है, ठीक है ना। इन तीनों का एक साथ ताल्लुक है, कोई एक लाइन नहीं है उसके अंदर, तीनों लाइनें जो मिला। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्यों सही है ये बताइए? क्योंकि उसमें लोअर पार्ट में जो डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं उसमें एक्टिविटी चल रही है इंस्टीट्यूशंस की। और आखिरी लाइन क्या कह रही है? दीज आर स्ट्रॉन्ग, ये सॉरी ये मैंने जानबूझ के मैंने लिखी, दोनों स्टेटमेंट गलत है जी, मतलब कंप्लीटली राइट कोई नहीं है। इसके कंप्लीटली अपोजिट है। जहां पे ये मैंने बुलिश लिखा हुआ है ना ये वाला, यहाँ पे बेयरिश आएगा और जहां पे मैंने ये बेयरिश लिखा है वहां पे बुलिश आएगा। बिल्कुल, ठीक है, ये मैंने जानबूझ कर इसको इस तरह लगा था ताकि लोग जो है कि इस पर थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना ये कि हमने बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, बाय करना कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर हमने बाय करना है और प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर हमें बेचना है। अब ये जो चीज जो अब आप ये देखें तो स्विंग पॉइंट्स की जब हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर ये चीजें आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, अब आखिरी चीज ये आखिरी आज का जो है कि ये मैंने एक बात शुरू में जब हम लोग बार स्टडी कर रहे थे तो हमने एक बात बोली थी कि प्राइसेस के अंदर हाई लो क्लोज और ओपन होता है, और हमने ये भी कहा था कि जो ओपनिंग प्राइसेस है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, क्लोजिंग प्राइस आपके राइट साइड पे होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और जिसमें मैं भी जो है कि अक्सर मैं इसी के अंदर भी ट्रेड करता हूँ, जो कि जिनको ओपनिंग प्राइसेस से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा हाई लो क्लोज की बात करते हैं और उसी के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं आपके, ठीक है। और उसकी रीजन ये होती है कि ओपनिंग प्राइसेस का कोई भी वो हो, अभी तो मार्केट खुली है तो अभी क्या पता कि उसका क्या, उसकी सिग्निफिकेंट क्या है। हाँ, इस बात की सिग्निफिकेंस है कि आज का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा जाएगा, उसकी सिग्निफिकेंस मेरे नजर में कुछ भी नहीं। अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ आज का दिन कैसा गया, उसकी बेस के ऊपर मैं कल की बात करूँगा। तो अगर मैं प्रीवियस डे का चार्ट पढ़ रहा हूँ तो उस प्रीवियस डे के बार के ऊपर मुझे ओपनिंग नहीं, मुझे क्लोजिंग प्राइसेस से मतलब है कि कल का दिन कैसा गया था, इसकी बेस के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि आज का दिन मेरा कैसा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं कि हाई लो क्लोज के अंदर
आपके सामने मैंने बार्स रखे हुए हैं, और ये जो है कि जो डेविड बॉयस की जो है कि कोई कहीं से उनकी कोई किताब है उसके ऊपर से मैंने निकाले ये, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपने करनी है कि ये देखिए इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, इसके बाद वाले बार की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। इन 2 बार की बेस के ऊपर आपने फोरकास्ट करना है कि तीसरा बार कहाँ पर, तीसरा बार किस तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि इसकी प्राइसेस जो है कि क्लोजिंग जो है कि मिडिल में हुई है, दूसरे वाले बार की प्राइसिंग भी क्लोजिंग जो है कि मिडिल में हुई है, लेकिन इसका जो हाई जो है वो प्रीवियस बार के हाई से ऊपर है, लेकिन इसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं किया। अलबत्ता इसने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बार जो था ये प्रीवियस बार के से रिलेटिवली ये आपका बेयरिश बार था। तो आने वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ज्यादा मौजूद है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने 1 2 3 4 ये 10 बार है, आपने इसको स्टडी करना है इसके और समझने की कोशिश करनी है कि ये आप इसका क्या समझे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल हम इसको कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये, और आप ही लोग बल्कि बताएंगे कि आप लोग इसका जो है कि क्या मतलब आप लोगों ने इसका समझा है। ये हमारा जो है कि आज का सेशन था। मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं घंटे से ऊपर नहीं जाऊंगा, तो अब अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकता है। मैं रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ कर रहा हूँ और फिर मैं सवालों के जवाब देता हूँ।